जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म पर। मैं बालकृष्णा आज आपके लिए चैप्टर 3 सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ लाया हूँ। आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे गवर्नमेंट क्या है, व्हाट इज गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या होती है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि अगर गवर्नमेंट नहीं होती इस देश में तो इस देश का क्या होता, या किसी भी देश में अगर गवर्नमेंट नहीं होती तो उस देश का क्या होता? संभवतः नहीं। अगर नहीं सोचा तो आप इस पर विचार कीजिए कि अगर गवर्नमेंट नहीं हो तो देश के लोगों का क्या होगा, समाज का क्या होगा? उसका जवाब एक है बिखराव। गवर्नमेंट सबको जोड़ करके रखी हुई है। सभी लोगों की सुख सुविधाएं, लोगों की नौकरी। आप तैयारी भी कर रहे हैं यूपीएससी का। अगर गवर्नमेंट नहीं होती तो क्या ये यूपीएससी के बारे में आप सोच पाते? संभवतः नहीं। तो इसलिए आप इस बारे में विचार कीजिए, अगर गवर्नमेंट नहीं होती तो समाज का क्या होता? समाज का होता बिखराव, समाज बिखर जाता और अराजक स्थिति आपके सामने होती। इसलिए किसी भी देश में एक गवर्नमेंट का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो गवर्नमेंट का कार्य क्या होता है? गवर्नमेंट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एक देश को एक सूत्र में बांध करके रखती है। उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी राजनीतिक व्यवस्था, उसकी सामाजिक व्यवस्था, उसकी हर प्रकार की सुख सुविधाओं और व्यवस्थाओं का ध्यान रखती है। एक ढांचा होता है, गवर्नमेंट एक ढांचा है, एक ऐसा ढांचा है, कुछ ऐसे लोगों का जो समाज, देश को चलाने में सक्षम होते हैं। तो गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहली बात, गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कुछ चुने हुए लोगों द्वारा और उन चुने हुए लोगों की व्यवस्था के द्वारा आए हुए लोगों के माध्यम से चलाई जाती है। तो इस प्रकार गवर्नमेंट होती है। फिर पॉइंट नंबर 1, उससे पहले गवर्नमेंट क्या है? तो गवर्नमेंट, पॉइंट नंबर 1, गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है। एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके माध्यम से किसी समाज, किसी देश का संचालन किया जाता है। पॉइंट नंबर 1, लेवल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का लेवल क्या है? जब हम गवर्नमेंट के लेवल की बात करते हैं तो गवर्नमेंट कई हिस्सों में डिवाइड होती है। तो पॉइंट नंबर 1 में आप क्या देखेंगे? सबसे पहले नेशनल लेवल की गवर्नमेंट, नेशनल लेवल। दूसरा स्टेट लेवल। तीसरा डिस्ट्रिक्ट लेवल। और चौथा, डिस्ट्रिक्ट में 2 पार्ट आते हैं, आप इसमें 2 पार्ट देखेंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल में आपको 2 पार्ट दिखाई देंगे, एक अर्बन लेवल और एक रूरल लेवल। तो अर्बन, अर्बन लेवल और रूरल। तो इस प्रकार से यह गवर्नमेंट का एक ढांचा होता है, जिसके बेसिस पर गवर्नमेंट अपने समाज का, अपने राष्ट्र का संचालन करती है। अब जब आप इससे आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले आप राष्ट्रीय स्तर का जो देखते हैं, राष्ट्रीय स्तर की जो गवर्नमेंट होती है इसका कार्य क्या होता है? राष्ट्रीय स्तर की गवर्नमेंट का कार्य होता है इन सभी स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, इन दोनों को देखना। यानी नेशनल लेवल व स्टेट लेवल को भी मेंटेन करता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल को भी मेंटेन करता है। विशेष रूप से डिस्ट्रिक्ट को मेंटेन स्टेट करता है
तो नेशनल का काम है स्टेट को मेंटेन करने का, स्टेट का काम है डिस्ट्रिक्ट को मेंटेन करने का, और डिस्ट्रिक्ट का काम होता है अर्बन और रूरल, इन 2 लेवल को मेंटेन करना। मेंटेन करने का सेंस क्या होता है? मेंटेन करने का जो सेंस है, वो सेंस ये है कि राष्ट्र की ज़िम्मेदारी होती है वह अपने स्टेट की सारी व्यवस्था जो आवश्यक हैं, उनकी पूर्ति करे। जैसे परिवहन से संबंधित ट्रांसपोर्ट लेवल, खाद्यान्न से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, शिक्षा से संबंधित या अन्य व्यवसाय से संबंधित या अन्य जो भी क्रियाकलाप हैं, वह जो स्टेट लेवल के अंतर्गत आते हैं, उनको देखने का कार्य नेशनल का होता है। नेशनल के बाद जब ये स्टेट का कार्य होता है कि एक स्टेट के अंतर्गत जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, उन डिस्ट्रिक्ट को मेंटेन करना। उन डिस्ट्रिक्ट को मेंटेन करने का क्या? सेम थिंग। स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, ट्रांसपोर्ट, अन्य जैसे बिजली, पानी या अन्य जो भी व्यवस्थाएँ हैं, उन सभी का सुचारू रूप से संचालन। तो ये स्टेट का कार्य होता है अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए। जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आते हैं तो यह 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। डिस्ट्रिक्ट में एक पार्ट तो आ जाता है शहर का, दूसरा आ जाता है गाँव का। तो जो गाँव के स्तर है, अब गाँव के स्तर पर जब आप देखेंगे तो वहाँ पे न ग्राम पंचायत आती है। शहर के क्षेत्र पर आप देखेंगे तो नगर पंचायत आते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो गवर्नमेंट का लेवल है वह कार्य करता है। समझ गए होंगे आप? अब इसके बाद आता है लॉज़ एंड गवर्नमेंट। लॉज़ क्या होता है? क्यों ज़रूरी है ये हमारे लिए? और इसका गवर्नमेंट के साथ क्या कनेक्शन है? तो सबसे पहले आप देखिए कि लॉज़, आप बहुत बड़े स्तर पर मत जाइए, आप छोटे स्तर पर देखिए कि लॉ क्या होता है। आप स्वयं को लेकर के देखें, अगर आप अनियमितताओं को अपने जीवन में रखते हैं, आपका कोई सिस्टम नहीं है, कोई रूटीन नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं है, आपकी लाइफ छिन्न-भिन्न हो जाएगी। आपका जीवन पूरी तरीके से तितर-बितर हो जाएगा। तो उस जीवन को जिस प्रकार आप अपने जीवन को एक सही मार्ग पर लाने के लिए, सही राह पर चलाने के लिए एक रूटीन बनाते हैं, एक शेड्यूल तैयार करते हैं और उस शेड्यूल, उस रूटीन के अकॉर्डिंग आप अपने जीवन को लेकर के चलते हैं, जिसको हम साधारण भाषा में अनुशासन कह लें या सेल्फ डिसिप्लिन कह लिया जाए। तो यह जो होता है, ये एक बहुत छोटे स्तर पर मैं आपको समझने के स्तर से बता रहा हूँ, कि जिस प्रकार से आप अपने आप को मेंटेन करते हैं, इसी प्रकार जो गवर्नमेंट होती है वो एक व्यापक स्तर पर ऐसे नियम और कानूनों को बनाती है, जो देश के भीतर रहने वाले लोगों या देश के देश से बाहर जाने वालों या बाहर से आए हुए देश के भीतर लोगों को किस प्रकार से नियंत्रित किया जाए, कैसे उनको एक अनुशासन के तहत उनके जीवन को सुचारू रूप से बनाया जाए। तो ये कार्य होता है गवर्नमेंट का। एक उदाहरण स्वरूप हम आपसे बात करें, आप मान लीजिए आप बहुत सारे डिस्प्यूट हो रहे हैं, आप देख रहे हैं, अब इन डिस्प्यूट को कौन हल करेगा? इसका काम गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट के जो अपने पॉलिसीज़ हैं, लॉज़ हैं, उनके माध्यम से उनको कंट्रोल किया जाता है। तो या फिर कोई विदेशी भारत में आया, अब वह अपनी मनमानी हरकतें करने लगे, जो उसके मन में आए करने लगे, तो क्या होगा? सामाजिक व्यवस्था बिगड़ जाएगी, अराजकताएँ फैल जाएँगी। तो उसको कंट्रोल में रखने के लिए, नियंत्रण में रखने के लिए ऐसे लॉज़ बनाए जाते हैं। या भारत से बाहर आप दूसरे देश में जाना चाह रहे हैं, तो उसकी क्या विधान है? कैसे आप जा सकते हैं? तो इन सभी चीज़ों को, जो मानव समाज के कल्याण से संबंधित नियम और कानून को बनाया गया है, उन सभी को लॉज़ कहा गया है। अब इसके बाद आता है क्या? टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट कितने प्रकार की होती है? टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट के प्रकार। तो गवर्नमेंट कितने प्रकार की होती है? अब आप जब गवर्नमेंट के प्रकार की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें दिखाई देंगी। सबसे पहले आप क्या देखेंगे? पॉइंट नंबर 1 फिनिश, पॉइंट नंबर 2 फिनिश। अब पॉइंट नंबर 3 हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के टाइप्स क्या होते हैं?
तो गवर्नमेंट्स का जो टाइप है, आप सबसे पहले क्या देखेंगे? डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप या तानाशाही। तानाशाही शासन। तानाशाही शासन। दूसरा जब आप देखते हैं, दूसरी प्रकार की जो गवर्नमेंट है वह क्या होती है? दूसरे प्रकार की गवर्नमेंट होती है मोनार्की। मोनार्की, इसमें क्या होता है? इसमें राजा या फिर रानी का शासन होता है। रानी का शासन होता है, जिनकी भूमिका प्रमुख होती है। तीसरा पॉइंट क्या आता है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक यानी प्रजातांत्रिक शासन। प्रजातांत्रिक शासन। अब ये 3 प्रकार के गवर्नमेंट, 3 प्रकार की सरकार हमें देखने को मिलती है। जब हम इतिहास के पन्नों को खोलेंगे और आप बैक में जब हम जाएंगे तो आप क्या देखेंगे? मैक्सिमम जो आपको दिखाई देगा वो क्या दिखाई देगा? मोनार्की। फ्रांस की हिस्ट्री उठाइए, लास्ट अंतिम राजा लुई 16। आप रशिया की हिस्ट्री उठाइए, अंतिम राजा जार द्वितीय। भारत की आप हिस्ट्री उठाइए, तो भारत में मुगलों के बाद अंग्रेजों का शासन आया और अंग्रेजों के शासन के बाद प्रजातांत्रिक सरकार का गठन हुआ। उसके अलावा तानाशाही शासन को आप देखें। तानाशाही शासन के अंतर्गत क्या आता है? पहला पॉइंट, तानाशाही शासन के अंतर्गत आता है केवल एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता का होना। उसने यस कहा तो यस, नो कहा तो नो। उसने कहा दिन को रात तो दिन रात है, उसने कहा रात को दिन तो रात को दिन। इस प्रकार से तानाशाही शासन एक क्रूर शासन प्रणाली के अंतर्गत आता है, जहां एक व्यक्ति मुख्य भूमिका में होता है और वह सिर्फ उन्हीं कार्यों को प्रेफर करता है, वही चीज चाहता है जो उसके व्यक्तिगत लाभ में हो। उदाहरण स्वरूप अगर आप देखें तो जर्मनी का तानाशाह हिटलर, इटली का तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी, और अब के कुछ वर्ष पहले हाल ही में एक और तानाशाह का जो अंत हुआ वह सद्दाम हुसैन इराक। उसके बाद अभी आप वर्तमान में अगर देखना चाहें तो कोरिया का शासक कौन? किम जोंग। तो इस प्रकार ये है तानाशाही का सिस्टम, जहां पर एक व्यक्ति मुख्य भूमिका में होता है, केंद्र में होता है और वह पूरे राष्ट्र को चला रहा होता है अपनी इच्छा के अनुसार। जो उसको सही लगता है वह सही है, जो उसको गलत लगता है वह गलत है। इसमें अनियमितताएं, अराजकता और हिंसा की भावना सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। दूसरा पॉइंट आता है मोनार्की, जहां राजा या रानी का शासन होता है। राजा या रानी के शासन के अंतर्गत जो सिस्टम हमें देखने को मिलता है वो क्या होता है? यहाँ राजा या रानी अपनी एक मंत्रिमंडल के साथ, यानी कुछ ऐसे विशेष व्यक्तियों के साथ सत्ता का और शासन का संचालन करते हैं, जहाँ पे वे उनके साथ विचार और विमर्श करते हैं, क्या सही है क्या गलत है, कैसे करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए। ये एक उनकी अपनी सभा होती है या एक समिति होती है, जिसके माध्यम से वे इसका फैसला करते हैं और मुख्य भूमिका में शासन को चला रहे होते हैं। तीसरा जब पॉइंट आता है तो आता है डेमोक्रेटिक यानी प्रजातांत्रिक सरकार। प्रजातांत्रिक सरकार का मतलब होता है जहां पर लोगों के द्वारा अपने ही बीच से एक ऐसे व्यक्ति का चयन करना जो शासन या सत्ता का संचालन करे। तो यह जो आप देख रहे हैं, अभी हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ भारत के बारे में देखेंगे। तो भारत के बारे में जब हम देख रहे होते हैं तो भारत एक ऐसा देश है जहां पर बहुत भिन्न भिन्न तरह की सरकारें जो है बनी और बिगड़ी। वर्तमान में जो आप देख रहे हैं वो प्रजातांत्रिक शासन है, जहां पर वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी आपके देश के प्रधानमंत्री के रूप में भारत का संचालन कर रहे हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अब
जब आप भारत के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं, भारत के परिप्रेक्ष्य में चर्चा कर रहे होते हैं, तो आपको भारत के इतिहास में जाना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप षोडश महाजनपद यानी कि जब आप आज के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की जब आप बात करते हैं, जब 16 महाजनपदों का समय था, उस समय भी कुछ ऐसे महाजनपद थे जो गणराज्य थे, कुछ ऐसे थे जहाँ पे राजा केंद्र में था। अब मुगलों का शासन आया जहाँ पे राजा का सिस्टम चला और उसके बाद और आज़ादी के कुछ वर्ष पूर्व जब आप देखेंगे, जब ब्रिटिश शासन भारत में चल रहा था, उस समय भारत के कुछ लोगों को वोट करने का अधिकार दिया गया। वोट मतलब होता है चयन करने की एक प्रणाली, एक सिस्टम जिसके द्वारा आप किसी व्यक्ति को अपने नेता के रूप में उसका चयन करते हैं। तो यह कैसे हुआ? जब भारतीय जो स्वतंत्रता सेनानी थे, वे देश की आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ लड़ रहे थे और अपनी सरकार को बनाने की माँग कर रहे थे। ऐसी परिस्थिति में भारत में फिर से एक सिस्टम पैदा किया गया, एक सिस्टम बनाया गया, जहाँ पर क्या बना? वोटिंग सिस्टम। वोटिंग सिस्टम के पहले भी हम थोड़ा-सा अगर देखें और उसके बाद देखें आज के कुछ वर्ष पूर्व तक, तो हमारे भारत में सबसे प्राथमिक इकाई थी, जो पहला चरण था हमारा जो है शासन को चलाने का, वो ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है, पंच लोगों का। पंच लोगों का सिस्टम क्या था? पंच लोगों का सिस्टम था एक 5 लोगों का ऐसा समूह जिनके पास अपनी प्रॉपर्टी होती थी, प्रथम बात। दूसरी बात, वे सारे मेल होते थे। तीसरी बात, वे शिक्षित होते थे। यानी यह 3 गुण होने वाले व्यक्ति जो हैं, वही शासन का संचालन करेंगे, यानी वही वोटिंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार जब भारत की आज़ादी की मैं बात कर रहा था, उस समय एक व्यवस्था लाई गई कि सिर्फ़ पुरुष और वो भी शिक्षित होना चाहिए और तीसरा जो शर्त था वो ये था उनके पास अपनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। यानी प्रॉपर्टी वाला मेल पुरुष ही वोट कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। इसका अर्थ यह हुआ कि जो वुमेन हैं, जो प्रॉपर्टी लेस पीपल हैं या जो शिक्षित नहीं हैं, उनको वोट करने का कोई राइट नहीं था। हालाँकि जब आप भारत के इतिहास के बैकएंड में जाएँगे तो भारत का इतिहास बहुत ही रिच है। आप वहाँ देखेंगे कि महिलाओं को अपनी प्रॉपर्टी रखने तक का अधिकार दिया गया है, जिसको स्त्री धन के नाम से जाना जाता है और उस स्त्री धन का प्रयोग उसका पति भी बिना उसकी आज्ञा के प्रयोग नहीं कर सकता था। भारत ऐसे समृद्धशाली देशों में से एक है या भारत ही इतना समृद्धशाली देश है और डॉक्टर पीवी काड़े की पुस्तक जब आप पढ़ेंगे तो यह पूरी तरीके से स्पष्ट होता है कि दुनिया में सर्वप्रथम भारतीय महिलाओं को धन रखने का अधिकार दिया गया, लेकिन बाद में उनको वोट देने का अधिकार उनसे छीन लिया जाता है। तो इस प्रकार से यह जो एक विध्वंसक समाज का स्वरूप हमारे सामने देखने को मिलता है, वह पूरी तरीके से नकारात्मक है और जब भारत की आज़ादी होती है, उस समय पुनः इस पर विचार किया जाता है कि क्या भारत की सरकार को बनाने में, भारत को आज़ाद कराने में सिर्फ शिक्षित पुरुषों या धनाढ्य लोगों का ही योगदान था? क्या ऐसे लोग विचार करने के योग्य नहीं हैं, जिनके पास शिक्षा नहीं है, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है या फिर जो पुरुष नहीं है? तो इस प्रकार आप देखते हैं कि महिलाओं को और प्रॉपर्टी लेस पीपल, धनहीन लोग और अशिक्षित लोग, इन तीनों लोगों को भारत में वोट देने का अधिकार दिया गया और इस प्रकार से भारत में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का गठन किया गया। तो आपने टाइप ऑफ गवर्नमेंट पढ़ा, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पे हम चर्चा कर रहे हैं। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक प्रजातांत्रिक शासन को चलाने वाला एक सिस्टम, जहां पर आम जनता, आम लोग बिल्कुल हमारे और आपके तरीके से एक ऐसे व्यक्ति का चयन करते हैं जो उन्हीं के बीच से निकला हुआ होता है, जो उनका नेतृत्व करने में सक्षम होता है, जो उनकी बात
राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा सकता है, राजकीय स्तर पर पहुंचा सकता है और उनकी आवश्यक चीजें जैसे बिजली है, पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है या अन्य जो भी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने में सक्षम है। तो इस प्रकार से प्रजातांत्रिक शासन का गठन होता है और भारत एक प्रजातांत्रिक देश है जहां पर एक व्यक्ति के द्वारा संपूर्ण शासन का संचालन किया जाता है और इसका एक क्राइटेरिया भी फिक्स किया गया। ये बहुत ही अच्छी बात है कि भारत में जो मुख्य भूमिका में जो नेता होगा, जो प्रधानमंत्री होगा, उसके भी समय को एक दायरे में बांध दिया गया। यानी 5 वर्ष की सरकार आप चलाइए और अगर जनता को लगता है कि अब आप अधिक आगे राष्ट्र का या समाज का या देश का संचालन करने में आप सक्षम नहीं रह गए हैं, वह पुनः उसको वहां से उसके पोजीशन से हटा करके और एक ऐसे नए नेता का चयन कर सकती है जो इन सभी कार्यों में सक्षम हो। फिलहाल आशा है मुझे आप सभी लोग अब इस चैप्टर को समझ गए होंगे। यह तीसरा चैप्टर है। इस चैप्टर के सिर्फ हमारे पास 4 बिंदु थे। इन चारों बिंदुओं पर हमने क्रमवार चर्चा किया और इन क्रमवार चर्चा करने के बाद हमारे पास जो निष्कर्ष निकला वह यह निकला कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है और प्रजातांत्रिक देश ही सर्वश्रेष्ठ देश माना जाता है, जहां पर जनता अपनी इच्छा अनुसार अपने नेता का चयन कर सकती है, अपनी सुख सुविधाओं, अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सक्षम होती है। और इसके साथ साथ प्रजातांत्रिक देश एक आजाद देश, एक स्वस्थ देश और एक शिक्षित देश की श्रेणी में आता है। फिलहाल हमारा यह अध्याय चैप्टर 3 व्हाट इज गवर्नमेंट यहीं पर समाप्त होता है। हम जल्द ही आपसे मिलते हैं अपने नए सेशन में, नए चैप्टर के साथ, नए अध्याय के साथ। फिलहाल के लिए आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और अपने शिक्षा को, अपनी पढ़ाई को आप जारी रखें। यूपीएससी से बिल्कुल आपकी नजर हटनी नहीं चाहिए, आपका ध्येय यूपीएससी होना चाहिए। तब तक के लिए मैं चलता हूं, विराम देता हूं अपने इस सेशन को। फिर मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद।